वेलकम टू स्टोरीज बाय शेखर। और आज बात कुछ थोड़ी सी अलग होगी। अ, एक इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल चल रहा है इंडिया में। और उसमें कल एक सेशन था, हिस्ट्री ऑफ भोजपुरी सिनेमा। और उस सेशन में जो बीजेपी के एमपी हैं रवि किशन, जो कि भोजपुरी एक्टर भी हैं, उन्होंने कहा कि भोजपुरी सिनेमा जो है वो कम्प्लीटली डेड है। और उसका जो रीजन उन्होंने बताया, उन्होंने कहा कि व्हाट द भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री लैक्स आर गुड राइटर्स एंड पैशन। द काइंड यू सी इन धुरंधर और मामला लीगल है। भोजपुरी सिनेमा इज ऑलमोस्ट डेड नाउ। नो वन गोज टू थिएटर एनीमोर। एवरीवन वॉचेज ऑन देयर फोन। मतलब कहना चाह रहे हैं कि जिस तरह की राइटिंग धुरंधर या मामला लीगल है, जो उनकी एक वेब सीरीज आने वाली नेटफ्लिक्स पे, जिस तरह की राइटिंग और जिस तरह का प्रोडक्शन इस तरह की फिल्में जो बॉलीवुड की फिल्में या अदर लैंग्वेज की फिल्में कर रही हैं, वो भोजपुरी सिनेमा जो है वो नहीं कर पा रही। और इस वजह से भोजपुरी सिनेमा देखने के लिए लोग अब थिएटर में भी नहीं जा रहे हैं, सब लोग फोन पे ही देख ले रहे हैं। तो भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री जो है वो ऑलमोस्ट डेड है। ये बीजेपी के एमपी हैं रवि किशन, जो कि काफी पॉपुलर भोजपुरी एक्टर हैं, सुपरस्टार है एक तरीके के, उनका ये कहना है। अब भोजपुरी इंडस्ट्री गर्त में क्यों है, इसके लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार रवि किशन जैसे लोग भी हैं। क्योंकि जिस तरह की फिल्में इन्होंने बनाई है और जिस तरह के गाने इन लोगों ने प्रमोट किए थे, रवि किशन, मनोज तिवारी, और अभी आजकल जो पवन सिंह और निरहुआ और खेसारी लाल यादव, जिस तरह के जो पॉपुलर स्टार्स जो हैं भोजपुरी के, उन लोगों ने जो कर रखा है, वो भी एक रीजन है कि भोजपुरी गर्त में जा रही है। हालांकि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री का जो इतिहास अगर आपको नहीं पता हो तो मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कि भोजपुरी इंडस्ट्री इस तरह से नहीं थी जैसी ये आज दिखती है। आपको बता दें कि लेट 40s से लेकर 60s को इंडियन सिनेमा का गोल्डन एज कहा जाता था, जब राज कपूर, गुरुदत्त और उन लोगों की फिल्में, मदर इंडिया, आवारा, श्री 420, इस तरह की फिल्में जब बनती थी, तो उसे गोल्डन एज कहा जाता था, क्योंकि वो सोसाइटी के इश्यूज को भी हाईलाइट करती थी, फिल्म एंटरटेनिंग भी होती थी। तो उसी उसी दौर में, 50s में ही, एक बार जो उस समय के जो हमारे इंडिया के जो पहले प्रेसिडेंट थे, राजेंद्र प्रसाद, उनसे मुलाकात हुई थी फिल्म एक्टर नाजिर हुसैन की। नाजिर हुसैन को आपने पुरानी फिल्मों में बहुत देखा था, और वो आते थे ईस्टर्न यूपी के गाजीपुर से। और जो राजेंद्र प्रसाद थे वो तो बिहार के ही थे। तो नाजिर हुसैन की एक बार मुलाकात हुई राजेंद्र प्रसाद से, और राजेंद्र प्रसाद ने नाजिर हुसैन से कहा कि हिंदी फिल्में इतनी खूबसूरत बन रही हैं, इतनी अच्छी है, तो आप लोग भोजपुरी में क्यों नहीं एक फिल्म बनाते हो। और भोजपुरी से राजेंद्र प्रसाद का एक खास लगाव था। इनफैक्ट वो प्रेसिडेंट होते हुए भी लोगों से आमतौर पे, अगर बिहार के लोगों से मिलते थे तो वो भोजपुरी में ही बातें करते थे। तो नाजिर हुसैन भी चाहते थे कि एक भोजपुरी फिल्म बने, लेकिन कोई पीछे से उन्हें पुश नहीं कर रहा था। एक होता है कि भाई, कोई आपको अगर सपोर्ट करता है किसी चीज के लिए तो आप वो काम कर देते हो। तो नाजिर हुसैन चाहते तो थे भोजपुरी फिल्म बनाना, लेकिन कोई एक तरह का कोई कैटलिस्ट उनको मिला नहीं था। राजेंद्र प्रसाद ने जब ये कहा तो उन्हें लगा कि नहीं, वाकई में हमें बिहार के लोगों के लिए भी फिल्म बनानी चाहिए। और इस तरीके से नाजिर हुसैन ने फिल्म को पर्दे पे लाया, एक फिल्म बनी। पहली जो भोजपुरी फिल्म थी वो थी गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ाईबो। और नाजिर हुसैन ने बड़े अच्छे डायरेक्टर और पूरी टीम को यूनाइट किया। आपको जान के हैरानी होगी कि उस फिल्म में हेलेन, जो 60-70s की जो फेमस कैबरे डांसर थी, और कई फिल्मों में डॉन का गाना आपने देखा ही है, तो जो जिन्होंने बाद में सलीम खान से शादी की, तो हेलेन उस फिल्म में थी। गाना, मतलब म्यूजिक इतना अच्छा था, फिल्म में गाना जो था वो मोहम्मद रफ़ी ने गाया था, जो फीमेल वॉइस थी वो लता मंगेशकर की थी। और फिल्म बहुत बड़ी हिट हुई। और वहां से जो नींव रखी गई भोजपुरी फिल्म की, उसके बाद उस मूवी की पॉपुलैरिटी को देख करके बहुत सारी और फिल्में बनी, जैसे विदेसिया, लागत नहीं छूटे राम, बलम परदेसिया। ये सारी फिल्में उस वक्त बनी थी, ये 60-70s की मैं बात बता बता रहा हूँ। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री, भोजपुरी फिल्मों की पॉपुलैरिटी को देख करके ही राजश्री ने एक हिंदी और भोजपुरी मिक्स करके नदिया के पार बनाई थी। नॉर्थ बेल्ट के, ईस्टर्न यूपी और बिहार के ऑडियंस को नजर में रखते हुए। नदिया के पार आपको पता ही इतनी पॉपुलर हुई थी कि उसी का रीमेक फिर बाद में राजश्री ने हम आपके कौन बना के भी किया था। तो ये क्रेज हो गया था उस समय भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री का। गांव-गांव में भोजपुरी फिल्में थिएटर में लगती थी। अब भोजपुरी सिनेमा की पॉपुलैरिटी का आप अंदाजा इस बात से लगा सकते हो कि 1984 में एक फिल्म आई थी, पान खाई सैयां हमार। उसके एक गाने में स्पेशल अपीयरेंस अमिताभ बच्चन और रेखा ने भी किया था। तो सोचिए कि भोजपुरी ऑडियंस के लिए कितने, भोजपुरी सिनेमा का जो क्रेज था वो कितना ज्यादा था।
लेकिन फिर क्या हुआ कि 80s से लेकर के लेट 90s तक में भोजपुरी सिनेमा बिल्कुल ही का डाउनफॉल स्टार्ट हो गया। उसके कई रीजंस थे। एक तो सबसे बड़ा था यह कि जो वीसीआर्स का जो पेनिट्रेशन हुआ इंडियन घरों में, और वीसीआर गांव-गांव तक पहुंचने लगे। तो घर-घर पे लोग वीसीआर भाड़े पे मंगा करके फ़िल्में देखते थे। और उसमें क्या हुआ कि जब चूँकि आप वीसीआर मंगा रहे हो, तो आपको सिर्फ़ भोजपुरी नहीं, हिंदी सिनेमा के कैसेट्स भी मिल जाते थे। तो भोजपुरी मतलब बिहार के गाँव-वाँव में लोग हिंदी सिनेमा मँगा करके वीसीआर पे देखने लगे। उस वजह से भोजपुरी सिनेमा का जो क्रेज़ था, वो धीरे-धीरे कम होने लगा, क्योंकि एक अल्टरनेट आपको एंटरटेनमेंट का ऑप्शन मिल रहा है। और उस वक़्त हिंदी सिनेमा को भी आप नज़रअंदाज तो कर नहीं सकते थे। 80s-वेटीज़ में तो ऐसे ही बहुत सारे नए-नए एक्टर्स आ गए थे, सनी देओल, जैकी श्रॉफ, मिथुन चक्रवर्ती, अनिल कपूर। तो उन सब की फ़िल्में त्रिदेव, वीसीआर पे आकर के लोग घरों-घर में देख मुझे याद है, मैं भी जब छोटा था, तो अर्ली 90s में जब भी हर सैटरडे को किसी न किसी के घर छत पे से आवाज़ आती थी, त्रिदेव फ़िल्म का वो डायलॉग चलते रहता था। तो लोग त्रिदेव फ़िल्म मँगा करके हर रोज़ ज़रूर देखा करते थे। तो एक तो वीसीआर का पेनिट्रेशन हो गया सबसे पहले, जिसके वजह से नॉर्थ जो ईस्टर्न यूपी और बिहार के लोगों को हिंदी फ़िल्म देखने का ज़्यादा मौका मिलने लगा, वो भी घर बैठे-बैठे। तो उस वजह से थोड़ा-सा भोजपुरी फ़िल्म सफ़र किया। उसके अलावा उस समय जो बिहार का जो सोशल पॉलिटिकल जो कंडीशन था, आपको याद होगा कि लेट 80s से 90s में इतना क्राइम वहाँ बढ़ गया था कि माइग्रेशन बहुत ज़्यादा चालू हो गया। एक तो एम्प्लॉयमेंट वहाँ था नहीं, तो धीरे-धीरे वहाँ से अच्छे-अच्छे लोग जो है वो निकल-निकल के बाहर बिहार से जाने लगे। तो अ, अभी अगर आप देखोगे तो उस समय मतलब जो क्रीम लेयर जो बिहार का था, वो तो माइग्रेट करके बाहर निकल गया था। तो उसके बाद फिर भोजपुरी देखने, सुनने वाले, बोलने वाले कौन बचे थे? जो नीचे तबके के लोग रह गए थे, तो वही देखते थे। तो भोजपुरी फ़िल्में एक तरह से बनना बंद हो गई। लेकिन मिड 90s में जब फ़िल्में कम बनने लगी, तो ऑडियो कैसेट बनने लगे बहुत सारे, और म्यूज़िक वीडियोज़ का टाइम स्टार्ट हो गया। उस समय ही गाने, चूँकि अब भोजपुरी गाने गाने रिकॉर्ड करना ईज़ी था। बिहार में भी बहुत सारी रिकॉर्डिंग कंपनियाँ थी। भोजपुरी गाने रिकॉर्ड कर देते थे, और वो बिहार के लोगों में वो पॉपुलर हो जाता था। तो इस वजह से ही मनोज तिवारी जैसे सिंगर हो गए, भरत शर्मा, और इवन गुड्डू रंगीला, आपको याद होगा ये जो जा झाड़ के करके गाना आया था 96-97 में, वो बहुत पॉपुलर हो गया था। उसके बाद ही फिर वो जो नथुनिए पे गोली मारे करके एक गाना आया था, जिसको कि हिंदी में फिर बाद में रीमेक किया दूल्हे राजा में, अँखियों से गोली मारे करके, क्योंकि भोजपुरी का गाना इतना क्रेज़ हो गया था। जिस जा झाड़के का मैं आपको मेंशन कर रहा हूँ, वो भोजपुरी गाना था। इसे बाद में मिथुन चक्रवर्ती ने अपनी एक फ़िल्म सन्यासी मेरा नाम, या कुछ नाम था उस फ़िल्म का, उसमें उस गाने को इन्होंने फिर रिक्रिएट करके यूज़ किया, जा झाड़के। तो गाने पॉपुलर होने लगे थे, लेकिन फ़िल्में नहीं बन रही थी। उसके बाद फिर क्या हुआ कि 2000 के बाद थोड़ा-सा समय बदला, और पहली बार बहुत दिनों के बाद एक भोजपुरी फ़िल्म बनी, और उस फ़िल्म में चूँकि उस वक़्त मनोज तिवारी जो हैं, वो इतने पॉपुलर हो गए थे अपने कैसेट्स को लेकर के। आपको जो नहीं जानते उनको मैं बता दूँ कि बहुत सारे गाने उस तरीके आए थे, चलल करे बबुनी ओढ़नी सँभाल के, और ही करके हँस दिले रिंकिया के पापा, ये सब तो बहुत बाद के गाने हैं। तो इस तरह से फिर मनोज तिवारी जो कि पॉपुलर हो गए थे, तो इन सब ने सोचा कि एक फ़िल्म भी बना ली जाए। तो एक पहली बार जो बहुत सालों के बाद एक भोजपुरी फ़िल्म बनी थी, और वो फ़िल्म थी ससुरा बड़ा पैसा वाला। और ये फ़िल्म बनी थी करीब प प 30-40 लाख में ये फ़िल्म बनी थी, लेकिन उसने करीब करोड़ों का बिज़नेस किया था, करीब 5-6 करोड़ रुपए उस फ़िल्म ने कमाए थे, और भोजपुरी फ़िल्म का एक दौर दोबारा से उस मूवी के वजह से लौट गया। और जो जो नींव ससुरा बड़ा पैसा वाला ने रखी, वो एक फैमिली फ़िल्म थी, और ठीक-ठाक फ़िल्म थी, डिसेंट वॉच थी वो। फैमिली भोजपुर मतलब गाँव के लोग जा-जा करके वो फ़िल्म देख रहे थे, क्योंकि मनोज तिवारी स्टार थे, तो लोग सोचे कि चलो भाई इनकी फ़िल्म देखी जाए। और उसके बाद वो मनोज तिवारी सिर्फ़ सिंगर ना रह करके वो एक्टर भी बन गए, और भोजपुरी का धीरे-धीरे फिर वो मार्केट बढ़ने लगा। उस फ़िल्म ने ये नींव रखी थी। और इसके ही बाद ससुरा बड़ा पैसा वाला के सुपरहिट होने के बाद कई सारे एक्टर, जैसे आज जब रवि किशन की जो मैंने शुरुआत में बात की, रवि किशन आपको पता नहीं होगा, इन्होंने पहले हिंदी फ़िल्म से स्टार्ट किया था अपना करियर, और उधार की ज़िंदगी करके एक फ़िल्म थी जिसमें जितेंद्र थे, और उसमें इन्होंने एक छोटा-सा रोल किया था। इसके अलावा एक फ़िल्म थी आर्मी, जिसमें श्रीदेवी थी, और शाहरुख खान का स्पेशल अपीयरेंस था, और उसमें 4-5 अलग हीरो थे।
उसमें एक हीरो रवि किशन भी थे। तो इन्होंने हिंदी फ़िल्म में करियर अपना हाथ आज़माना कोशिश किया था, लेकिन हिंदी फ़िल्मों में ज़्यादा इनकी चली नहीं। तो फिर इन्होंने एक दूसरा स्टेप लिया और ये भोजपुरी फ़िल्म में करियर बनाने आ गए। मनोज तिवारी की वो फ़िल्म सुपरहिट हुई थी उसके बाद, और फिर रवि किशन भी काफ़ी बड़े स्टार हो गए। तो एक टाइम पे मनोज तिवारी और रवि किशन दे वर द बिगेस्ट स्टार्स ऑफ भोजपुरी सिनेमा। और सिर्फ़ इन लोगों ने भोजपुरी फ़िल्म को ऐसा रिवाइव किया, अच्छा खासा उसमें बहुत सारी फ़िल्में बनने लगी, और बॉम्बे के बहुत सारे एक्टर्स जो हैं, जो कि बॉम्बे में अब ज़्यादा काम नहीं कर रहे थे, वो भोजपुरी फ़िल्मों में काम करने लगे। नगमा आपको याद होगा, श्वेता तिवारी टीवी सीरियल से उधर आ गई थी, और बहुत सारे एक्टर्स थे। इनफैक्ट एक टाइम पे तो अमिताभ बच्चन के मेकअप आर्टिस्ट थे, दीपक सावंत शायद उनका नाम था, उन्होंने एक फ़िल्म बनाई थी गंगा, जिसमें कि बहुत सालों के बाद जो मैंने बताया कि 1984 में एक स्पेशल अपीयरेंस किया था अमिताभ बच्चन ने, तो उस गंगा में बहुत सालों के बाद अमिताभ बच्चन ने काम किया, भोजपुरी फ़िल्म थी वो, और वो जो डायरेक्टर थे वो अमिताभ बच्चन के मेकअप आर्टिस्ट थे। उस फ़िल्म में रवि किशन भी थे, मनोज तिवारी भी थे, और हेमा मालिनी भी थी। और वैसे बहुत सारी फ़िल्में बनी, भूमिका चावला ने भी काम किया, और एक फ़िल्म में तो इनफैक्ट अजय देवगन ने भी स्पेशल अपीयरेंस दिया था। तो भोजपुरी का मार्केट 2000 से लेकर के 2010-11 तक के बीच में काफ़ी भोजपुरी इंडस्ट्री फ्लरिश किया। लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि फ़िल्में बनी, लेकिन ये उसी फ़ॉर्मूला में फँस के रह गई ये सारी फ़िल्में, जो कि बॉलीवुड की 80s का जो फ़ॉर्मूला होता था। मार-धार, बदला लेने वाली मार-धार और बदला और रोमांस, और वही सारी चीज़ें जो हम 80s की मूवीज़ में जो देखते थे, वही फ़िल्में भोजपुरी में रीमेक होने लगी। तो नयापन कुछ नहीं था, और इस वजह से फिर धीरे-धीरे और उसके बाद क्या हुआ कि नयापन लाने के लिए आपको कुछ अच्छे कंटेंट बनाने पड़ेंगे, ये सोच रखने की बजाय ये लोगों ने और उसको अश्लीलता की तरफ ज़्यादा ढकेल दिया। बहुत सारी फ़िल्में ऐसी बनने लगी जिसमें कि खाली जो आपका सेलिंग पॉइंट होता था, वो फूहड़ से गाने होते थे। रवि किशन आज जो बात कह रहे हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री मर रही है, उसका उस आज अगर भोजपुरी इंडस्ट्री अश्लीलता के लिए जानी जाती है, तो कहीं न कहीं ये लोग खुद ज़िम्मेदार भी हैं। आपको याद होगा ये जो तहार लहंगा उठा दे रिमोट से, इस तरह के गाने इन्हीं की फ़िल्मों में थे। मनोज तिवारी ने भी ऐसे ही ऐसे गाने गाए, और उसका जो पिक्चराइज़ेशन अगर आप देखोगे, पुराने गाने सब आज तो ख़ैर बहुत ही ज़्यादा ख़राब हैं, लेकिन इन लोगों ने ही शुरुआत कर दी थी इस चीज़ों की। और उसके बाद फिर जब ये लॉलीपॉप लागे लू वाले पवन सिंह इंडस्ट्री में घुस गए, फिर खेसारी लाल और निरहुआ, इन लोगों ने तो अश्लीलता की हद ही पार कर दी। और आज तो हाल ये है कि ये लोग जस्टिफ़ाई भी करते हैं। रिसेंटली आपकी अदालत में एक निरहुआ आए हुए थे, और उनसे जब राजेश शर्मा ने पूछा कि आपकी फ़िल्मों में इस तरह के गाने होते हैं, लहंगा उठा दे रिमोट के और ये सब, तो उन्होंने कहा कि तो क्या हुआ? आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे सिर्फ़ भोजपुरी फ़िल्मों में ही अश्लीलता होती है, और हिंदी फ़िल्मों में जो चोली के पीछे क्या है बजता है, उसके बारे में आप नहीं बोलते हो। लेकिन सवाल है कि आप कंपेयर सिर्फ़ उ आपको अगर फ़ॉलो करना है हिंदी सिनेमा को, तो आप सिर्फ़ खराब चीज़ें ही क्यों फ़ॉलो करना चाह रहे हो? हिंदी सिनेमा में तो बहुत सारी चीज़ें भी बन रही हैं। आर्टिकल 15 जैसी फ़िल्में ही बन रही हैं, मुल्क जैसी फ़िल्में ही बन रही हैं, पीकू बन रही है, बहुत सारी धुरंधर आज के डेट में बन रही है। तो आप अपना स्टैंडर्ड बढ़ाना नहीं चाह रहे हो, जो खराब चीज़ें हिंदी फ़िल्मों में दिखाई जाती है, उसको ही से फ़ॉलो करके अपने गलत काम को जस्टिफ़ाई करना चाह रहे हो, तो फिर ये तो कहीं से भी सही नहीं है। और भोजपुरी का अभी मैं रिसेंटली इनफैक्ट दिल्ली में जो अभी कल वर्ल्ड थिएटर डे था, और अभी एक भारत रंग महोत्सव चल रहा था। तो भोजपुरी के कई सारे नाटक यहाँ पे दिल्ली के लिटिल ऑडिटोरियम में वो प्ले ऑर्गेनाइज़ किए गए थे, और मैं तो अपनी फैमिली को लेके गया था, और बहुत अच्छे-अच्छे राइटर्स लोग हैं, जो कि मतलब अच्छी एक्टिंग करते हैं और कहानी बड़ी अच्छी लिखते हैं। भिखारी ठाकुर, इतने बड़े पॉपुलर नाम हैं, उन्होंने इतने अच्छे-अच्छे प्लेज़ लिखे हैं भोजपुरी में। आप उन सारे प्लेज़ को भी आप सिनेमा के रूप में आप प्रेज़ेंट कर सकते हो, लेकिन नहीं, आपको तो सारा आपका जो फ़ोकस है वो ढोरी, चोली और लहंगा से आप आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हो। अब रवि किशन देख लिए, एमपी आप बन गए हो, अगर आप देखो तो बिहार गवर्नमेंट ने इनफैक्ट भोजपुरी इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए बहुत कुछ किया है। 4 करोड़ का ग्रांट देने के लिए बिहार की कैबिनेट ने एक डिसीज़न लिया था 2024 में, कि जो फ़िल्में बिहार में शूट होंगी, उसको बिहार सरकार जो है वो सपोर्ट करेगी, ब बाकायदा कि ये फ़िल्म जो है बिहार के टूरिज़्म वगैरह को प्रमोट करे, यहाँ पे आके आप शूटिंग कीजिए, हम आपको ग्रांट भी देंगे। तो सरकार तो अपनी तरफ से पहल भी कर रही है, लेकिन हमारे जो कलाकार लोग हैं, उनका कोई फ़ोकस ही नहीं है। और बिहार से जितने भी एक्टर्स निकल कर के बॉम्बे में अगर एस्टैब्लिश भी हो गए, जैसे मनोज वाजपेयी हो गए, पंकज त्रिपाठी, ये लोग फिर भोजपुरी को बिल्कुल ही नेगलेक्ट कर देते हैं। वो लोग उसके बारे में ना वो वैसी कोई फ़िल्म बनाना चाहते हैं, और ना इसमें काम करना चाहते हैं। तो
कहीं न कहीं तो जो अ, ये सारे लोग जो आज जो सवाल उठा रहे हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री डेड हो रही है, तो आप कर भी क्या रहे हो उस इंडस्ट्री के लिए? अनुभव सिन्हा ने कोविड के टाइम पे एक सॉन्ग बनाया बिहार में काबा और उसमें मनोज वाजपेयी ने काम किया था। उसके बाद क्या हुआ? ना आप लोग कोई कोलैबोरेट करके अनुभव सिन्हा, अनुराग कश्यप ये सब बिहार, यूपी के ही उसी बेल्ट से आते हैं, पूर्वांचल बेल्ट से। तो इन लोगों ने तो कभी नहीं सोचा कि हमें भी फ़िल्म बनानी चाहिए और भोजपुरी को एक लेवल ऊपर लेके जाना चाहिए। अनुराग कश्यप तमिलनाडु की फ़िल्मों में जाके काम कर रहे हैं। मलयालम फ़िल्मों को वो इतना सपोर्ट करते हैं और उसके बारे में इतनी बातें करते हैं। अरे तो आप भी इधर पे आकर के आप सिर्फ़ गैंग्स ऑफ वासेपुरी बनाओगे और बिहार का एक इमेज जो है वो खराब करने की कोशिश करोगे। बिहार में बहुत सारी चीज़ें हैं, आप वो सब भी कर सकते हो। तो गवर्नमेंट तो आके सपोर्ट भी कर रही है। इनफैक्ट 2021 में तो योगी गवर्नमेंट ने ग्रांट देने से मना कर दिया था कि ऐसी फ़िल्में जो जिसमें ज़्यादा अश्लीलता होगी, उसको भी उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से बिल्कुल भी ग्रांट नहीं मिलेगा। तो कड़े कदम भी उठा रही है और सपोर्ट भी कर रही है। लेकिन जो हमारे जो राइटर्स लोग हैं, जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं, उनको भोजपुरी को लेकर के सीरियस ही नहीं है। और जो लोग सीरियस हैं, वो तो खाली बस वही ढोरी लहंगा चोली को लेकर के ही सीरियस है। तो ये एक बहुत बड़ा इसमें आप किसको दोष दोगे आपको समझ नहीं आएगा। क्योंकि बहुत सारे लोग जो बिहार से बाहर हैं, जो माइग्रेट कर चुके हैं, वो अगर उनको आप भोजपुरी का अच्छा कंटेंट दिखता है तो वो उसको एप्रिशिएट करते हैं। आपको याद होगा नितिन चंद्रा जो हैं, जो नीतू चंद्रा एक्टर हैं, उनके भाई हैं। उन्होंने एक फ़िल्म बनाई थी देसवा। उसमें आशीष विद्यार्थी थे और कांति प्रकाश झा थे और वो फ़िल्म बड़ी अच्छी बनी थी। उसमें गाने-वाने श्रेया घोषाल ने गाए थे। वो फ़िल्म अच्छी बनी थी। कमर्शियली वो चूँकि बिहार में सबको आदत ही थी वो लहंगा-चोली देखने की, तो वो फ़िल्म कमर्शियली बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रही। लेकिन बाहर के लोगों ने उस फ़िल्म को यूट्यूब वगैरह पे देखा डिजिटल पे और सबको काफ़ी पसंद आया। इनफैक्ट नितिन चंद्रा ने छठ का एक बहुत अच्छा वीडियो बनाया था। वो इतना वायरल हुआ था। तो जो बिहार से लोग बाहर गए हुए हैं, उनको नॉस्टैल्जिया वैल्यू के लिए अच्छी चीज़ें देखने का मन है। आप देखो तो टीवीएफ में जितने भी लड़के काम करते हैं, वो सब यूपी से, बिहार से ही हैं और वो लोग बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ बनाते हैं, पटना हॉस्टल करके कुछ बन रहा है, जिसमें बहुत नॉस्टैल्जिया एलिमेंट रहता है और जो बोली भी जो है, वो बिल्कुल बिहार की ही बोली रहती है। भोजपुरी नहीं बोलते, लेकिन उनका जो एक्सेंट वगैरह है, वो पूरा बिहार का ही रहता है। उसमें कोई शर्म की बात इनमें कुछ नहीं है और कंटेंट बहुत अच्छा बनाते हैं और डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पे रिलीज़ करके पैसा भी बनाते हैं और उसको पॉपुलर भी करते हैं। लेकिन जो बिग फिश हैं इंडस्ट्री के, उनका कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं है। वो बिल्कुल भी इस तरफ सोचते ही नहीं है कि हमें बिहार की भोजपुरी फ़िल्मों की तरफ थोड़ा-सा ध्यान देना चाहिए, अच्छे कंटेंट बनाने चाहिए। क्या करना पड़ेगा? रीजनल फ़िल्म इंडस्ट्री की जब भी बात होती है, हम हमेशा साउथ की बात करते हैं कि साउथ में देखिए, साउथ में कितनी अच्छी फ़िल्में बन रही है, ये वो। तो हमें किसने रोका है? आप भी कर सकते हो। आपके पास अच्छे-अच्छे राइटर्स भी हैं, जैसे मैंने बहुत सारे लोगों का नाम बताया, मैंने खुद ही अभी थिएटर में जाकर के देखा, बहुत अच्छे-अच्छे प्लेस थे भोजपुरी के, वो मैं देख कर के आया हूँ। और तो राइटर तो है ही आपके पास, लेकिन आप उनको यूज़ नहीं कर रहे हो। आपको बस ये चाहिए कि इंस्टेंट एक म्यूज़िक वीडियो बन जाए, जिसमें कि एकदम वाहियात, अश्लील, फूहड़ टाइप के गाने हों और उससे आप पैसे कमा लो। तो आपका फ़ोकस ही नहीं है आर्ट के तरफ, तो फ़िल्म तो डेड रहेगी। रवि किशन आज मामला लीगल है नेटफ्लिक्स के लिए काम कर रहे हैं और बहुत सारी लापता लेडीज़ में उन्होंने काम किया, फ़िल्म ऑस्कर के लिए भी चली गई। तो आपने जो इतना नाम कमाया उसको बिहार की तरफ यूज़ किया, आपने तो खुद यूटिलाइज़ नहीं किया। अपने फ़ेम को, अपने पॉपुलैरिटी को, आप भी तो वहाँ के लोगों से, बिहार के लोगों से मीटिंग करो, बिहार के आर्टिस्ट से मीटिंग करो और कम अप विथ अ सॉल्यूशन। सिर्फ़ रो देना कि नहीं ये तो डेड हो गया है, तब तो फिर ऐसे ही रहेगा। तो ये थी कहानी बिहार भोजपुरी इंडस्ट्री की। शुरुआत इसकी बहुत अच्छी हुई थी, जब मैंने बताया कि नासिर हुसैन और राजेंद्र प्रसाद की एक मीटिंग हुई और उसके बाद पहली भोजपुरी फ़िल्म बनी और उसके बाद एक कितना क्रेज़ था किसी ज़माने में भोजपुरी फ़िल्म का, आज के डेट में गर्त में क्यों है, तो ये रीज़न था और इसके तरफ लोगों की जो मतलब नज़रअंदाज जो कर चुके हैं, वो भी एक रीज़न है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।